का वो एक गैर मतलब एक बराबरी का सलूक नहीं था मुसलमानों के साथ, वही कंटिन्यू होना था। आज भी वहाँ के जो मुसलमान हैं उनके बारे में अगर आप देखें तो यही कुछ है। मैं इंडिया में जब मैंने ट्रैवल किया 2005 में, मुझे किसी ने बताया कि अगर आपको कोई बंदा अंडर नरिश मिले, बिल्कुल स्लिम और सही उसकी परवरिश नहीं हुई, तो पूछने की जरूरत नहीं है तो उसका रिलीजन क्या है, बस अज्यूम करने के मुसलमान है। ये हकीकत है, ये हकीकत हम लोग एहसास नहीं करते। और हम अपनी जो हमारी अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें बख्शी हैं उसमें नाटकी करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं। तो मैं जो मेरी मोटिवेशन है वो तो रिटर्निंग की है, दैट इज द बेसिक पर्पस कि मैं आज यहाँ पे क्यों, और उससे तक कल मैं किसी और जगह पे होऊंगा, उससे अगले दिन जहाँ पे मुझे जो इन्विटेशन आती है मैं जाता हूँ कि वहाँ पे मैं आप लोगों से बच्चों से जो हमारा फ्यूचर है आप लोगों से बातचीत करता हूँ। तो कमिंग टू द मेन टॉपिक, काइंड ऑफ द मोहम्मद अली ज़रा, अल्लाह में ब्लेस हिज सोल। देखिए वो टाइम था कि हक में थे और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, और कांग्रेस में रहते हुए उनका ये ख्याल था कि पूरा इंडिया जो है वो ब्रिटिश से आज़ादी लेगा और मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहेंगे। लेकिन जब उन्होंने, आपको पता है कि उनका बहुत सारा टाइम जो है वो इंग्लिस्तान में गुजरा, जब उन्होंने मजीद मुशाहिदा किया कि किस किस्म का रवैया हिंदुओं का मुसलमानों का टिका। अगर आप इससे पीछे चले जाएं तो एक बहुत लंबा अरसा था जब मुसलमानों ने इंडिया के ऊपर रूल किया, मुगलिया दौर जो था। तो वो जो दौर था उसकी वजह से जो हिंदू कम्युनिटी थी इस रीजन की, वो मुसलमानों के बहुत ज़्यादा हक पे नहीं थे, जिसकी वजह से ये जो पीरियड आ चुका था, आपको पता है, आपने सुना होगा कि सर सैयद अहमद खान, वो भी हमारे बड़े थे, जिन्होंने ये एहसास किया कि मुसलमान जो सब कॉन्टिनेंट के हैं वो तालीम ना हासिल करने की वजह से पीछे जाते जा रहे हैं। एक लंबी डिबेट है, हम स्पेन में भी जा सकते हैं, हम जिस तरीके से जो कुछ इस्लाम के साथ हुआ वो एक लंबी डिबेट है। सर बहुत ज़बरदस्त जा रहा है और मैं उसको डिस्कनेक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। सर हम इसको पीस बाय पीस अभी स्लाइस एंड डाइस करेंगे और उन सवालों को जिस तरीके से इनके दिमाग में उभर रहे हैं, क्योंकि मैं इनके साथ रोजाना काम करता हूँ, तो हम सर अभी आपसे यही सवाल हाथ रखेंगे। डॉक्टर रेहाना, 1 मिनट में आप हमें ये बताइए कि आपने जिस वक्त इस ऑडियो को सुना तो आपके दिमाग में क्या चीज़ जो है वो क्रिएट हुई, और उसके जो है वो टूटे फूटे जो है वो खदोखाल क्या थे? What were the points which came to your mind कि अगर मैं गई तो ये मेरी हेडिंग्स होंगी मेरे बच्चों से बात करने की? जब मैंने वो देखा, वीडियो मैंने देखी, तो मेरी जो पहली फीलिंग्स थी वो ये थी कि जो भी आपका गेस्ट आपके होता है वो आपके बारे में इतनी अच्छी बात नहीं कह सकता। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने तासुब के बियॉन्ड कभी जा नहीं सकते और ना देख सकते। तो मेरी उसके बारे में कोई ख़ास वो फीलिंग नहीं थी, क्योंकि अब तो पाकिस्तान के अंदर आपके 2 स्कूल ऑफ थॉट पैदा हो गए, जो कहते हैं कि वाकई कायद आज़म ने कुछ नहीं किया, और एक वो हैं जो कहते हैं कि कायद आज़म ने बहुत स्ट्रगल की। तो जो पहली मेरी फीलिंग्स थी ना वो ये थी कि नुमान खान ने उसके अंदर ये कहा हुआ था कि मुझे बहुत तकलीफ हुई है ये सुन के, और मैं चाहता हूँ कि मैं सारे बच्चों से आउटपुट लूँ, उनकी वो स्पीचेस देखें और वो देखें कि कायद आज़म ने क्या किया। तो मैंने भी उसी प्रोस्पेक्टिव में फिर काम करना शुरू किया और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया कि क्या कैसे कायद आज़म ने अपनी जर्नी में क्या किया, उन्होंने कितनी स्ट्रगल की। एक तो वो है कि हमें बताया गया वो कराची में पैदा हुए, 1876 में पैदा हुए, उन्होंने 22 से तालीम हासिल की, फिर उसके बाद वो बैरिस्टर बन गए, फिर वो एक कामयाब बैरिस्टर बन गए, फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, फिर उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली, फिर उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, लोगों को उस पर परसू किया। और ये कायद आज़म की मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है जो कि मोस्ट 80% नॉन वायलेंस है, उसके अंदर वायलेंस आपको नज़र नहीं आएगा। उन्होंने परसू किया है कंसिस्टेंसी से, अपने इंटेलेक्ट से, अपनी सोच से, अपने बोलने और सोचने की सलाहियत से लोगों को मोटिवेट किया, यहाँ तक कि वो एक पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब। तो मैं आज आपके साथ मिलकर फैक्ट फाइंडिंग करूँगी कि उन 40 सालों में अगर 1906 से 1947 तक आप सिर्फ इसी को आप
कर लें, सर्च कर लें, पढ़ लें, तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है। 40 है। हम कहानी को उल्टा पकड़ते हैं 1947। कायद आज़म 1947 में पाकिस्तान बनाने के लिए उन्होंने एक तमाम अपनी मेहनत पूरी की। अगर मैं परसेंटेज के अंदर आपसे सवाल करूं तो आप मुझे ये बताइए, बच्चों सवाल करने जा रहा हूं कि परसेंटेज के अंदर कायद आज़म का पाकिस्तान को हासिल करने में कितने फीसद जो है हाथ पांव घुटना टकना? वेरी वेरी हार्ड क्वेश्चन टू रियली आंसर, लेकिन अगर मैं इसको रिलेट करूं कुछ हकीकतों से, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि पाकिस्तान बनाने में 2 मेन शख्सियात की जरूरत था, एक कायद आज़म और एक उनका स्टैनो, एक उनका पीए। ये भी कहा जाता है कि 2 शख्सियात थी जिन्होंने ये ऑब्जेक्टिव हासिल। परेशान है कि ये कैसे होगा। मोदी जो इंडिया में आया है वो जिस तरीके का रवैया उसका मुसलमानों के साथ है, तो मैं ये समझता हूँ कि कुदरती अमल है कि 2 नेशन पूरी दोबारा से उजागर हो गई। तो ये बहुत एक अनफेयर टाइम हो सकता है जब हमारे दिमागों में ये कंफ्यूजन आए कि शायद 2 नेशन पूरी थी। कायद आज़म ने जो उस वक्त कंट्रोल किया था, कायद आज़म ने एक दफा कहा था कि वो मुसलमान जो कि इंडिया में रुक रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं जा रहे, वो अपनी इंडिया के साथ उसको गुड करते करते मर जाए। एग्जैक्टली वही होगा कि जो मुसलमान इंडिया में रह गए हैं वो आज भी प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडियन और इंडिया से लड़ाई। तो कायद आज़म ने ये देख लिया कि ये मुमकिन नहीं है कि दोनों मसलों को इकट्ठे रखा जाए, और जिसकी बेसिस पे उन्होंने ये फैसला किया कि ये एक डिफरेंट कंट्री होगा और सिंगल हैंडेड उन्होंने ये मुलाकात की। थैंक यू वेरी मच सर। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इल्लामा इकबाल का डेट ऑफ डेथ वो क्या है जिस हॉल में? कैन समबडी टेल मी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर नुमान एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके दरमियान में मौजूद हूँ। और सुबह जब मैं उठा घर में तो पता चला कि मेरे ड्राइवर जो वाले साहब बीमार हो गए और रात को चला गया। मैंने सेल्फ ड्राइव किया, खुद यहाँ पे आया, और मकसद यही था कि आप लोगों से मिल के आप लोगों से बातचीत की जा सके। जिस तरीके से आप आज इस क्लास में बैठे हुए, इसी तरीके से आप लोगों ने भी अपना टाइम गुजारा था, और हमारे टीचर्स ने, हमारे उस वक्त के गेस्ट स्पीकर्स ने, हमारे इस तरह के सेमिनार्स ने जो हमें चीज़ें सिखाई, और मैं समझता हूँ कि वो ना सिर्फ हमने अपने पास रखी है बल्कि उनका बहुत बड़ा दखल था हमारी कामयाबी। आप लोगों ने सुना होगा मिलिट्री कॉलेज झेलम, ये साइलम बीच में है। मैं गांव में पैदा हुआ था, गांव में पला पड़ा, तो मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया कि मैं मिलिट्री कॉलेज झेलम में दाखिल हुआ। तो जो मेरा हिडन पोटेंशियल था, जो शायद उसी तरीके से हिडन रहता अगर मैं मिलिट्री कॉलेज में ना पहुंचता, वो जो है उसको कॉलेज में उजागर किया, कॉलेज किया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं BMA से गोल्ड मेडल के साथ पास हुआ, और आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ विद गुड सेटिस्फैक्शन कि मैंने जिंदगी में अच्छा कुछ जो है वो हासिल किया है। बहुत मतलब मैं जाता रहता हूँ वेरियस इंस्टीट्यूशन में बच्चों से बातचीत करने, और मैं नौमान को बता रहा था जो भाइयों की तरह है कि 3 स्टेजेस हैं लाइफ की: लर्निंग, अर्निंग एंड रनिंग। आप लर्निंग स्टेज पे हैं, आपके साथ मेहनत की जाती है, आपके साथ टीचर्स आपकी मेहनत करते हैं, आपके घर वाले पेरेंट्स मेहनत करते हैं, और नौमान की जो कमिटमेंट है इससे मैं इंप्रेस हूँ कि उन्होंने एक चीज़ देखी और उन्होंने फौरन एहसास किया कि ये बच्चों को इसके बारे में आगाही होनी चाहिए। तो यही कमिटमेंट हमारी होनी चाहिए। तो हम सब आप लोगों के साथ मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को एक अवेयरनेस दे रहे हैं, ताकि जो नेक्स्ट स्टेज है, जो अर्निंग की स्टेज है, जहाँ पे आप कोई प्रोफेशन ज्वाइन करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, कोई आप काम करेंगे, अपनी लाइवलीहुड अर्न करेंगे।
اور جب اس سے بھی آپ گزر جاتے ہیں، اگر آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ سارے کے سارے آپ لوگ کامیاب زندگی گزاریں گے، تو پھر آپ کا اسٹیج آتی ہے ریٹرننگ کی، کہ آپ اپنی سوسائٹی کو ریٹرن کرتے ہیں۔ تو نواب صاحب مجھے آفس میں پوچھ رہے تھے کہ میری موٹیویشن کیا ہے یہ سارا کچھ کرنے کی۔ میں نے پی ایچ ڈی بھی کی، میں نے بک بھی لکھی، میں ابھی بھی جاتا رہتا ہوں ویریس انسٹیٹیوٹ۔ پچھلے ہفتے میں مہاتما کیڈٹ کالج میں تھا مری میں۔ یہ میری وہ موٹیویشن ہے کہ میں سوسائٹی کو ریٹرن کر رہا ہوں، کسی سوسائٹی نے مجھے دیا۔ ہم آج جو بات چیت کرنے جا رہے ہیں قائد اعظم کے بارے میں، وہ ہمارے فاؤنڈنگ فادر تھے، انہوں نے ہمیں ملک دیا، انہوں نے ہمیں آزادی دی دلائی۔ آزادی میں ہمارے پاس ایکول اپرچونیٹیز ہیں۔ امیجن کریں کہ اگر یہی ہم ایک یونائٹیڈ انڈیا میں اگر رہ رہے ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے اس پوزیشن پہ نہ ہوتے جس پوزیشن پہ آتے ہیں۔ My teachers, Madam Noshi, and dear students, Assalamu alaikum. نشانی راہ کی ایک اور سیریز لے کے آج ہم آپ کے پاس موجود ہیں۔ ایئرز آفٹر، ونس آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مانجلک نے آپ کو جو کچھ دیا تھا ان میں سے یہ ایک چیز تھی جو کہ آج آپ کے پاس کی گئی، اور اس میں سے یہ چیز کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا that you will be sitting in the Hanji's hall. There were few guests who had come. And یہ باتیں آپ کو یاد رہ جائیں گی۔ جو چیزیں زندگی میں آپ دیکھتے ہیں آپ پھر ویسے بن جاتے ہیں۔ تو ہم آج آپ کو کچھ ایسی چیز دکھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک ہوم ورک دیا گیا تھا آپ لوگوں کو، اور ہوم ورک بڑا آسان سا تھا۔ نہرو کی ایک آڈیو پلے کی گئی تھی آپ لوگوں کے لیے۔ نہرو انڈیا کے ایک بہت مشہور لیڈر، اینڈ آف کورس ہر لیڈر اپنے ملک کے بارے میں اچھا ہی کہتے ہیں۔ سم آف دی ادر ود دی پیسج آف ٹائم ہم نے ان کو اپنا ایڈورسری کہہ دیا، اور شاید نہرو نے اس کو یوں سمجھا کہ ہم واقعی جو ہے ان کے ایڈورسری۔ تو بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا نہرو نے، اور اس میں بیٹھ کے یہ کہا کہ جناح had nothing to do with the what? Independence of subcontinent. انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا۔ کل آپ مختلف ڈرائنگ رومز میں بیٹھیں گے اینڈ یہ باتیں سنیں گے۔ You're going to listen to this thing. تو سوشل اسٹڈیز تو آپ نے 5th 6th سے لے کے 10th تک پڑھی تھی، مگر اس کا ایک جواب یہ ہے قائد اعظم زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ وہ کیسے؟ بالکل زندہ باد، لیکن ہمیں ریزن تو دیں کہ کیوں زندہ باد۔ تو اس وقت آپ کو یہ نشان راہ کی سیریز یاد آنی چاہیے، اینڈ یو شوڈ بی ایبل ٹو ٹیل ایٹ دیٹ مومنٹ years before we were made ready for this answer. Today's panel is very important. One is we have Honorable General Samresh Salik with us. We have Dr. Rehana with us. General Saab is also a doctor, PhD doctor. And جب میں نے یہ آڈیو میسج ان کو دیا تو ان کی طرف سے فوراً ایک جواب مجھے آیا کہ نعمان I can speak to the students. اور آج آپ لوگ یہاں موجود ہیں تمام باتوں